वेलकम डियर रॉकर्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 4। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे तो प्लीज उनको देखकर फिर इस वीडियो को देखें, तभी कहानी को फॉलो कर पाएंगे। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि सेरा ने अपनी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर दिया था ताकि वो गाड़ी को देख पाए। इस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई, पर डॉन ने ऐन वक्त पर उसे गाड़ी के नीचे आने से बचा भी लिया था। पार्ट 4 की शुरुआत में डॉन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ किम आती है और पूछती है क्या हो गया इसको। फ्रेड कहता है कि विनी को बचाने की कोशिश में वो बेहोश हो गई। एक गैंग उसे किडनैप करके लेकर चला गया है। अब किम भड़क जाती है कि वो जो भी है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में सेरा को होश आ जाता है और वो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए निकलना चाहती है, तो डॉन उसको शांत करके कहता है कि चुप हो जाओ, फिलहाल लेट जाओ। वहाँ वो गैंग लीडर जिसने विनी और शियोमी को किडनैप किया था, वो उन्हें एक कंटेनर में बंद कर लेता है और कहता है कि जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तुम दोनों यहीं पर रहोगी। दूसरी ओर डॉन और फ्रेड अपनी तरफ से दोस्तों उस नशीले पदार्थ के बारे में रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि ये किन जगहों पर बेचे जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक लोकल माफिया इस नशीले पदार्थ को बेच रहा है, और वो भी उन जगहों पर जहाँ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, वो उस गैंग के मीटिंग प्लेस का भी पता लगा लेता है। दरअसल टीन टॉनिक नाम से एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जहां टीनेजर्स को इनवाइट किया जाता है। अब डॉन को ये सुनने के बाद पक्का यकीन है कि वो गैंग वहां पर जरूर आएगा और अपने नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब डॉन, सेरा, फ्रेड और किम उस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए टीनेज स्टूडेंट्स की तरह वहां पर आ जाते हैं। देख लेना, इन्होंने पक्का कोई दमदार प्लान बनाया होगा, इसकी गारंटी है। वहां पर पार्टी चल रही होती है तो किम डांस करने लगती है। सेरा उसको डांटती है, ये क्या कर रही हो तुम, हम यहाँ पर डांस करने थोड़ी आए। पर वो कहती है कि माहौल में समा जाओ मेरी जान, वरना लोग हम पर शक करेंगे। दूसरी ओर डॉन वहाँ एक लड़के के साथ जुआ खेलने लग जाता है और जानबूझकर हारता है। तो हारते हारते वो उस लड़के से पूछता है कि यार माल मिलेगा कहीं यहाँ पर, मुझे तो माल के बिना यार खेलने का मूड ही नहीं है। दूसरी ओर फ्रेड और किम नशीले पदार्थ बेचने वालों की एक्टिंग कर रहे होते हैं और कुछ टैबलेट्स बेचने लग जाते हैं जो कि नशीला पदार्थ नहीं कुछ और ही होता है। इनका प्लान यह है कि इन्हें टैबलेट्स बेचते देखकर असली गैंग इनसे जरूर लड़ेगा और तब वो उनको पकड़ लेंगे। तो वो डॉन के पास जाकर भी टैबलेट्स बेचने लग जाते हैं। तो पीछे से एक आवाज आती है, हमारे अड्डे पे तुम कौन होते हो माल बेचने वाले हैं। और दोस्तों ये वही गैंग है जिसने विनी और शियोमी को किडनैप किया था। इस पर फ्रेड तो अकड़ कर पूछता है कि पहले ये बताओ तुम कौन हो। डॉन उस गैंग को साइड में हटाकर फ्रेड से टैबलेट्स खरीदता है, लेकिन उसे गैंग लीडर छीनकर मुंह में डाल देता है और कहता है कि ये नकली माल है, असली तो हमारे पास है, मेरे पास। डॉन कहता है कि मुझे जल्दी माल दो, जल्दी दो। कहकर वो अपना बैग खोलता है जिसमें उसने पैसे रखे होते हैं। इस पर गैंग लीडर उसे एक बॉक्स पकड़ाता है जिसमें नशीले पदार्थ के टैबलेट्स है। डॉन उसको लेने वाला होता है कि वो डॉन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे उल्लू समझा है क्या, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। असल में दोस्तों उन लोगों ने सेरा को बंदी बना लिया था और उन्हें डॉन का पता चल चुका था। डॉन चिढ़ाता है कि हाँ तुम भूलोगे भी कैसे, मार मार कर मैंने तुम्हारी नानी जो याद दिला दी थी तुमको। कहकर वो एक गन निकालता है। तब दूसरे स्टूडेंट्स भी लेजर गन निकाल कर उस पर तान देते हैं। गैंग लीडर कहता है कि रबर बुलेट्स वाले गन से मैं नहीं डरने वाला, लेकिन जब वो शूट करने लगते हैं तो एक बुलेट इतना स्ट्रांग होता है कि गैंग लीडर अपने गैंग के साथ वहां से पूरी तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक बड़ा सा नेट डालकर उन्हें वहीं पर पकड़ लिया जाता है। और तब डॉन उसके सामने आकर ये डायलॉग बोलता है कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। अब जाते जाते डॉन ने पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल भी कर दिया था, तो वो आ जाता है वहां पर। अब उसे देखकर गैंग लीडर कहता है कि वहां क्या देख रहे हो, जल्दी आकर हमें खोलो। अभी तक क्या है ना दोस्तों, वो नहीं जानता कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर देखता है कि वहां नशीले पदार्थ है। इतना ही नहीं, यहाँ जो कुछ हुआ डॉन और सेरा ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी होती है, जिसे उन्होंने ऐसे सेट किया होता है कि डॉन और उसके साथी उसमें नजर ही नहीं आते। तो गैंग लीडर फिर कहता है कि हमें खोल दो वरना मुंह तोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर कहता है, मुंह तोड़ दोगे, मुंह तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा बेटा, तुम्हारे ससुराल में, जेल में, वहीं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, चलो, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं, समझे। सुनकर गैंग लीडर चौंक जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस टीन टॉनिक फेस्टिवल से पहले इन लोगों ने इस जगह के ओनर से बात की थी कि तुम्हारे पब में स्टूडेंट्स को नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी और तुम जेल जाओगे, सो अलग, इसीलिए एक दिन के लिए हमें ये जगह भाड़े पे दे दो बस। इस तरह धमकाकर दोस्तों इन लोगों ने उस आदमी को अपने काम के लिए मनवा लिया था। अब स्टूडेंट्स भी तो चाहिए थे, तो उसके लिए ये लोग स्टेज आर्टिस्ट्स और ठेले में चीजें बेचने वाले इस तरह के कई जगहों से लड़का लड़कियों को पैसे देकर यहाँ पर लाए होते हैं और सभी को लेजर टॉय गन्स भी देते हैं। इस तरह इन लोगों ने अपना प्लान बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था।
फिर वो जाकर विनी और शोमी को बचा भी लेते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सेरा और किम उनकी बहुत देखभाल करती हैं। अब डॉन और फ्रेड को तो लगता है कि वाह यार, ये सभी तो सगी बहनों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, इतनी अच्छी केयर जो कर रही हैं। फिर बाद में चारों मिलकर थोड़ा एंजॉय करते हैं कि आखिर वो विनी और शोमी को बचाने में सफल हो गए। फ्रेड और किम मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ सेरा दोस्तों डॉन के हाथ में लगी चोट को देखती है। जब डॉन सेरा को कार के नीचे आने से बचा रहा था तब ये चोट लगी थी, तो वो एक बैंडेड निकालकर उसके हाथ में लगा देती है। डॉन कहता है कि तुम अपना सुपर पावर ज्यादा यूज मत क्या करो, तुम्हें दिक्कत होती है इससे। वेल, सारा भी खुश है यहाँ पर कि अच्छा तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है क्या, तुम्हें डर है क्या कि ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी तो बेहोश हो जाऊंगी, है ना। डॉन कहता है दिन में ये सपने देखना बंद कर लो, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ काम करती रहो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो काम कौन करेगा। अब सेरा भाई कहती है कि ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ, हो गए, आइंदा से अपनी सुपर पावर को ज्यादा यूज नहीं करूंगी। फिर दोस्तों सेरा विनी के कमरे में उसके बेड के पास सो जाती है और तब उसे फिर से वही सपना आता है कि डॉन की माँ को कोई जान से मार रहा है। सेरा कंफ्यूज भी हो जाती है कि मुझे बार बार यही सपना क्यों आ रहा है। यहाँ से डॉन और फ्रेड को दिखाते हैं जिन्हें केनेथ पर शक है कि वो कोई ना कोई गलत काम जरूर कर रहा है। इतने में सेरा आ जाती है तो वो उसे अपना प्लान बताते हैं। वो पूछती है कि मुझे किस पर नजर रखनी होगी और वो कहाँ काम करता है। तो डॉन एक कंपनी का नाम बताता है तो सेरा कहती है कि ये तो तुम्हारी कंपनी का नाम है। डॉन कहता है कि हाँ, मेरी कंपनी के एक आदमी पर तुम्हें नजर रखनी है बस। तो अगले दिन सेरा एकदम प्रोफेशनल गेटअप में डॉन के ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में गैंग लीडर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, हमें उन लोगों ने फंसाया है, ये माल हमारा है ही नहीं। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम उन लोगों को पहचान सकोगे जिन्होंने तुम्हें फंसाया है। ये लोग कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंस्पेक्टर को भी शक है कि उसके अलावा कोई और भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए वो गैंग लीडर से ये सवाल कर रहा था। यहाँ से सीधे डॉन के ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ केनेथ के सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यू लेता है डॉन का सेक्रेटरी। सेरा की क्वालिफिकेशन देखकर वो तंग रह जाता है कि इतनी सारी कंपनीज में सेरा ने काम किया है, बताओ, बहुत ही बढ़िया। इम्प्रेस होकर वो सेरा को सिलेक्ट कर लेता है और अब सेरा बन गई है केनेथ की सेक्रेटरी। फिर कंपनी की एक और स्टाफ सेरा को उसका काम समझाते हुए कहती है कि तुम जिसकी सेक्रेटरी हो उसका नाम है केनेथ और वो इस कंपनी का चीफ मैनेजर है। जरा गुस्से वाला है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना वरना पता नहीं चलेगा नौकरी से निकाल देगा तुम्हें। तो जब सेरा केनेथ की फोटो देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसने क्लब में केनेथ के सर पर बर्फ गिरा दी थी। उसी टाइम जब वो सेरा के साथ मिसबिहेव कर रहा था तो वो डॉन को कॉल करके डांटती है कि ये तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे। डॉन कहता है कि डरो मत, उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसने पी भी रखी थी, इसलिए उसको तुम्हारा चेहरा याद नहीं होगा, देख लेना। सेरा भी चिढ़कर कहती है कि बाहर में जाओ तुम सच में, पर अब आई गई हूँ तो उस केनेथ को भी देख लेती हूँ। सबसे पहले तो सेरा को केनेथ के केबिन में एक सीक्रेट कैमरा फिक्स करना होगा। वो एक स्पीकर के अंदर कैमरे को सेट कर लेती है। इतने में केनेथ आ भी जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेरा कहती है यहाँ ये धूल जमी हुई थी, उसको साफ कर रही थी और कुछ नहीं, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। ठीक है ओके। तो सेरा तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन केनेथ उसे रोक लेता है। अब सेरा की घबराहट शुरू कि कहीं इसको मेरा चेहरा याद तो नहीं आ गया। और वो कहता है कि ये कचरा कौन उठाएगा यहाँ से। हाँ, तब सेरा की जान में जान आती है कि अच्छा हुआ, तो वो कचड़े को बाहर उठाकर जाती है। फिर वो अपने केबिन में आती है। तब एक फीमेल एक्टर का कॉल आता है कि मुझे केनेथ से बात करनी है। वो तुरंत उस कॉल को केनेथ के केबिन में कनेक्ट कर देती है। फिर खुद को बड़ी शाबाशी भी देने लग जाती है कि वाह, पहले दिन एकदम बिजली की तरह फास्ट काम कर रही हूँ मैं। पर तब केनेथ आकर उस पर बरस पड़ता है कि ये क्या है, कोई भी कॉल करेगा और तुम डायरेक्ट मुझ पे कनेक्ट कर दोगी क्या उसको, ऐसा मत करना आइंदा से। सेरा माफी मांगती है और कहती है मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी सर। तो वो सेरा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कोई बात नहीं, पहले दिन होता है, मेरी एक मीटिंग है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना। सेरा को तो पहले से पता था कि यह आदमी लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है, पर वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती। पर मीटिंग में केनेथ सो रहा होता है और तब आ जाता है डॉन। सेरा उसे जगाने के लिए उसके पैर पर अपना सर पटक देती है। तब वो जाग जाता है और आगे पड़ा हुआ कागज उठाकर कुछ पढ़ने लगता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है ये गलत पेपर है। अब वो सेरा को डांटने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पेपर्स की अदला बदली कर दी। तभी केनेथ का असिस्टेंट जिसका नाम निक है वो आ जाता है और कहता है कि सर सेरा की गलती नहीं थी, मैंने गलती से वो कागज यहाँ पर रख दिया था। तो अब डॉन केनेथ को डांटता है कि तुम क्या इतने बुद्धू हो कि सामने जो भी मिला पड़े उसको पढ़ लोगे मीटिंग में, काम पे ध्यान दो वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। केनेथ अपने केबिन में जाकर निक पर चिल्लाता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या थी। लेकिन यहाँ पर निक सेरा की तरफदारी करते हुए कहता है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है सर, जरूर आपके काम आएगी। इनकी बातों से लगता है कि केनेथ निक की बात यहाँ पर मान लेता है। इसका कारण शायद बाद में पता चलेगा दोस्तों कि क्यों। अब निक सेरा से मिलता है तो वो कहती है आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक्स, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें केनेथ के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा। अभी कोई भी कॉल उसके केबिन में कनेक्ट मत करना और अपनी तरफ से कोई मीटिंग अरेंज मत करना। और सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो चाहे कुछ भी कहे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो सेरा अपने मुंह पे जिप लगा कर दिखाती है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वाह, तुम जरूर बहुत तरक्की करोगी सेरा। अब सेरा की कॉलीग्स उसको एडवाइस देने लग जाती हैं कि केनेथ किसी की नहीं मानता, सिर्फ अपने असिस्टेंट निक की मानता है। तुम्हें भी निक की तरह बनना है, तभी काम चलेगा। अब अगले सीन में निक केनेथ से कहता है कि आपको अपना काम और सीरियसली लेना होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाद में। वो भड़क जाता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझे? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। निक कहता है कि आपके पिता को आपकी बड़ी चिंता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप अपने काम पे फोकस करेंगे। दोस्तों, ये सब कैमरे के जरिए डॉन देख रहा होता है और वो हैरान रह जाता है कि केनेथ निक से इतना क्यों डर रहा है, उसे इतना कुछ बोलने क्यों दे रहा है। कहीं निक केनेथ और मिडा के कनेक्शन के बारे में कुछ जानता तो नहीं? तो डॉन तुरंत फ्रेड को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने केनेथ की गाड़ी में ट्रैकर फिक्स किया है? वो कहता है कि हाँ, वही कर रहा हूँ। इतने में केनेथ का पिता वहां पर आ जाता है, जिसका नाम है रिचर्ड। ये इस कंपनी में एक पार्टनर है दोस्तों। डॉन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। असल में डॉन के पेरेंट्स और रिचर्ड बिजनेस पार्टनर्स थे और अपने पेरेंट्स के बाद डॉन को इस कंपनी का सीईओ बनाया गया था। इसीलिए केनेथ डॉन से चिढ़ता है और खुद सीईओ बनना चाहता है। रिचर्ड डॉन के लिए एक रिश्ता लेकर आया है और कहता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर की बेटी है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो हमारा बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा। मैं उनके साथ तुम्हारे ब्लाइंड डेट का भी इंतजाम कर दूंगा। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी हंसता है तो डॉन कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारे दिल में इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? वो कहता है कुछ नहीं सर, आपको तो वैसे भी लड़कियों से बात करने की आदत है नहीं ना, पता नहीं ब्लाइंड डेट पर क्या होगा आपका। यहाँ किम की बेकरी में एक आदमी आकर उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारी बेकरी के बन में एक मेटल का टुकड़ा मिला था जिससे मेरी जीभ पर खरोंच आ गया। बताओ, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस से। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर बन को अपने हाथों से बनाती हूँ। ये सब देखकर फ्रेड वहां पर आ जाता है और कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए सर, मैं एक लॉयर हूँ। तभी वो आदमी झट से कह देता है कि देखा देखा, मुझे अब लॉयर भी मिल गया, अब देखो तुम। पर फ्रेड कहता है कि मैं एक्चुअली इस लड़की का लॉयर हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि अरे इसके बन में मेटल मिला था एक, जिसे खाने से मेरी जीभ पे खरोंच आ गया यहाँ पर। तभी डॉन का कॉल भी आता है तो उस कॉल को अटेंड करते हुए फ्रेड इस आदमी को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ यार बोल, वैसे मैं एक इम्पोर्टेंट केस में हूँ। यहाँ पर एक आदमी पता है झूठी अफवाहें फैला रहा है। अब तुम तो जानते ही हो कि इस जुर्म की सजा क्या होती है, कम से कम 15 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा। एक काम करो, अभी फोन रखो, मैं केस को सॉल्व करके आता हूँ। फ्रेड उसके पास जाकर कहता है कि तो क्या सच में तुम इस लड़की पर केस करना चाहते हो? वो अब पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो सिर्फ जीभ फटी है ना, और तो मुझे कुछ नहीं हुआ, चलता है, जीप पर प्लास्टर लगा लूंगा मैं, ठीक हो जाएगी, मैं तो चला। असल में दोस्तों, किम को इस तरह डरा कर वो पैसे लेने के लिए आया था। वो तो अच्छा हुआ ठीक टाइम पर फ्रेड वहां पर आ गया तो बच गया। फिर किम भी फ्रेड को थैंक करती है। यहाँ डॉन को फ्रेड का मैसेज आता है कि मैंने ट्रैकिंग डिवाइस सेट कर दिया है, आगे का काम तुम देख लो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। डॉन चौंक जाता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और क्या हो सकता है इसको। अगले सीन में केनेथ एक बड़े बार में जाकर ड्रिंक करता है। डॉन भी उसका पीछा करते करते वहां चला जाता है। दूसरी ओर डॉन का सेक्रेटरी कंपनी के सारे नए ज्वाइनीज को एक जगह पार्टी दे रहा होता है। वहां वो उन्हें कंपनी के बारे में बहुत कुछ समझाता है और कंपनी के कल्चर के बारे में भी बताता है। तो एक आदमी अपनी कलीग से पूछता है कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? अब सेक्रेटरी सोचने लग जाता है कि ये तो जरूर मेरा ही नाम लेगी, पर वो कहती है मुझे तो निक से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, वही मेरा रोल मॉडल है। ये सेक्रेटरी तो मन ही मन गुस्सा हो लेता है कि पार्टी दूंगा मैं और वाह वाह होगी उसकी। अब दूसरी ओर केनेथ एक मॉडल से मिलता है जो पहले सेरा को दोस्तों उस क्लब में लाई थी। वो पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ जो मॉडल आई थी, तुम दोनों ने मिलकर एक फोटो क्लिक की थी ना, मुझे वो फोटो देखनी है जरा। अब दोस्तों, एक सीक्रेट माइक के जरिए डॉन उसकी बातें सुन रहा होता है। वो घबरा जाता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि सेरा कौन है, क्योंकि केनेथ को अभी भी सेरा का चेहरा पहचान में नहीं आया था। लेकिन क्या है ना, उस दिन सेरा ने जो नेकलेस पहना हुआ था उसे वो जूम करके जरा देखता है। यहाँ डॉन को लगता है कि मैं खुद जिस नेकलेस को ढूंढ रहा हूँ, शायद उसके बारे में केनेथ जरूर जानता है कुछ न कुछ। यहाँ सेक्रेटरी की तरफ आ जाइए। पार्टी के बाद वो अपनी टीम को लेकर उसी बार में जाता है जहाँ डॉन केनेथ का पीछा करते करते हुए आ गया था। शायद उसे डॉन ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था। अब इससे पहले कि केनेथ बाहर निकलता, डॉन वहां से जाने की सोचता है, लेकिन एक लड़की उसको रोक लेती है। डॉन पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो एक कंपनी का नाम बताती है। तो डॉन समझ जाता है कि ये उस कंपनी की ओनर की बेटी है जिसके साथ रिचर्ड मेरा रिश्ता जोड़ना चाहता था। तो डॉन कहता है कि ठीक है, हम तबीयत से किसी और दिन बात करेंगे, अभी मैं बहुत जरूरी काम पर हूँ। पर वो लड़की डॉन से बात करती जाती है। किसी तरह उसकी बात रोक कर डॉन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है कि तभी केनेथ आ जाता है। ओह, तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? क्यों? डॉन कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जासूसी करने का, मेरी एक मीटिंग थी यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। और ठीक उसी वक्त पर सेक्रेटरी अपनी टीम को वहां पर लेकर आ जाता है। डॉन ने यहाँ उनके लिए एक टेबल बुक किया होता है। वहाँ केनेथ को देखकर सभी चौंक जाते हैं
क्योंकि वो ठहरा एक नंबर का खड़ूस। तो डॉन उन सभी को बैठने के लिए कहता है और केनेथ भी जानबूझकर उनको ज्वाइन कर लेता है। और क्योंकि सारी लड़कियां निक को बहुत पसंद करती हैं तो उसे देखकर सभी खुश भी हो जाती हैं। तभी डॉन चुपचाप सेरा को मैसेज करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सेरा भी सबसे ये कहकर निकल जाती है, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, जाना होगा। पर केनेथ कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी होकर मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी क्या, एक ड्रिंक करके जाओ। कहकर वो सबके गिलास में ड्रिंक सर्व करता है। डॉन समझ जाता है कि ओहो आज शराब के नशे में सभी हिस्सा चुग लेंगे और डूब जाएगी सभी की नैया। सभी बहुत पीने लग जाते हैं और नशे में एक लड़की केनेथ से कहती है आप इतने खड़ूस क्यों हो सर, अपने स्टाफ से जरा स्माइल करके बात करेंगे तो क्या आपका सड़ा मुंह फट जाएगा। और सेक्रेटरी भी नशे में अपने हिस्से का रोता है कि ये केनेथ है ही ऐसा, एकदम अकड़ कर घूमता है लेकिन मीटिंग में सोता है पागल कहीं का। दूसरी ओर डॉन हंस रहा होता है कि कल ऑफिस में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, सच में ये तो पक्का है। क्योंकि केनेथ इनकी बातें सुन नहीं पाता और ग्लास पे ग्लास पिए जाता है, उसकी हालत खराब। वो सेरा को भी शराब पिलाते जाता है और सेरा पीती जाती है। ओह जैसे तैसे पार्टी खत्म हो जाती है दोस्तों इनकी और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब डॉन ने ज्यादा नहीं पी होती और वो सेक्रेटरी को एक टैक्सी में भेज देता है। केनेथ भी नशे में लड़खड़ा रहा होता है, निक उसको संभालता है। उसके जाने के बाद डॉन भी अपनी कार में वहां से निकल रहा होता है कि सेरा को देखता है जो वहीं खड़ी लड़खड़ा रही है। तभी निक आ जाता है और कहता है कि तुम उस बेकरी के पास रहती हो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। डॉन भी सोच में पड़ जाता है कि ये सेरा से क्यों बात कर रहा है, लेकिन सेरा कह देती है कि आप जाइए सर, मैं पैदल चले जाऊंगी। निक भी लेकिन एकदम जेंटलमैन की तरह वहां से चला जाता है, कुछ करता नहीं जबरदस्ती। सेरा अपने रास्ते चलने लग जाती है तो डॉन उसके पीछे जाता है। लगता है दोस्तों सेरा को बहुत नशा हो गया। पर कुछ दूर जाने के बाद डॉन सोचता है कि ये कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मैं क्यों इसका बॉडीगार्ड बना फिरूं। ये सोचकर वो आगे चला जाता है लेकिन अचानक आईने में देखता है तो पीछे सेरा नजर ही नहीं आती। और डॉन की समझ नहीं आता कि अब मैं उसको ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं उसे। फिर वो अपने आप से बात करता है कि जो भी हो सब ठीक है, वो मेरी स्टाफ है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, चलो। बाकी उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह अपना मन बनाकर वो पीछे जाता है तो देखता है सेरा पास के बस स्टॉप में बैठी हुई है। अब डॉन उससे कुछ पूछ ही रहा होता है कि वो बस स्टॉप के बेंच पर लेट जाती है। हे भगवान, मैंने तो मुसीबत मोल ली, पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये कहकर वो सेरा को उठा लेता है और उसे कार की ओर लेकर जाता है। सेरा तो नशे में उसका बुरा हाल कर देती है, उसके बाल पकड़कर खींचती, ना जाने क्या क्या बकवास कर रही होती है। तो डॉन उसे अपनी कार में ले जाकर उसके घर फाइनली छोड़ देता है। घर तक क्या, उसके कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लटा देता है। तभी सेरा उठकर डॉन का मुंह हाथों में लिए कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस थोबड़े को कहीं देखा है, तुम हो कौन यार। डॉन कौन सी आ जाती है कि ये नशे में इतनी नौटंकी क्यों कर रही है। तो जब सेरा सो जाती है तो डॉन वहां से निकलने वाला होता है कि कोई दरवाजा नॉक करता है और वो कोई और नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर है। सेरा तो नींद में उठकर दरवाजा खोलने जाती है और डॉन माथा पीट लेता है कि ये कहाँ चलती, मेरा भांडा फोड़ेगी क्या। सोचकर वो सेरा को पकड़ लेता है। ओह दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। सेरा की आंखें खुलती है और इसी के साथ गुड जॉब का पार्ट 4 होता है खत्म। दोस्तों कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे डॉन क्या करेगा, क्या केनेथ ने सेरा को पहचान लिया और वो नेकलेस कहाँ है जिसे डॉन ढूंढ रहा है, ये सब आगे के पार्ट्स में पता चलेगा, इसीलिए एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टोरी अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।